शेफाली और वरुण की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। दोनों में बहुत प्यार था। वरुण अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से रखता था और उसे लगता था कि शेफाली भी उसके साथ काफी खुश है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच था जो वरुण नहीं जानता था, और वो ये था कि वरुण के ऑफिस जाने के बाद जब भी वो घर पर नहीं रहता था, वरुण की माँ यानी कि शेफाली की सास और वरुण के पापा यानी कि शेफाली के ससुर उसे बहुत परेशान किया करते थे। लेकिन शेफाली ये बात कभी भी वरुण को बताती नहीं थी, क्योंकि वो वरुण से बहुत प्यार करती थी। शेफाली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और सुनो, शाम को तैयार रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे डिनर पर। बहुत दिन हो गए यार, इस बीच में तुम्हारा बर्थडे भी निकल गया। ठीक है वरुण, आप जब ऑफिस से आएंगी तब तक मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी। वरुण के जाने के बाद क्या कह रही थी हैं? उसके साथ पार्टी में जाएगी? मुझसे पूछा तुमने एक बार भी? लेकिन मम्मी जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं अपने पति के साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ ना। हाँ, जा सकती हो, जरूर जा सकती हो। मेरे बेटे के पैसे खर्च कराने में तो बहुत मजा आता है ना तुम्हें। आपका बेटा मेरा पति है, अगर कहीं जाना चाहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपने मायके से फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई, ऐसे ही खाली हाथ चली आई, और मेरे बेटे के पैसों को उड़ाना चाहती है। कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप फोन करके बोल दे तू शाम को उसके साथ नहीं आ रही। लेकिन मम्मी जी, मैं वरुण से क्या कहूँगी? कोई भी बहाना बना। हमारे बेटे के पैसे इस तरह डिनर करने में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो फिर देख हम कैसे वरुण को परेशान करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। मैं वरुण से कह दूंगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ आप उन्हें परेशान मत करिए। शेफाली वरुण को फ़ोन करके मना कर देती है और उसके साथ घूमने नहीं जाती, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। अगले दिन जब वरुण ऑफिस चला जाता है तो उसके बाद, शेफाली, ये तेरे गले की चेन तो दिखा, कहाँ से आई है? इससे पहले तो कभी नहीं देखी मैंने। वो मम्मी जी, कुछ दिन पहले हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, तो वरुण ने मुझे गिफ्ट की थी। हैं? इतनी महंगी चेन वरुण ने तुझे गिफ्ट की और हमें बताया भी नहीं? वो वरुण पर्सनली ये गिफ्ट मुझे लाकर दे गए थे, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए। शाबाश, हमारे ही घर में रहकर हमारी पैसों पर ऐश कर, हैं? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझती क्या? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें ऐश करने वाली क्या बात है? वरुण के पैसों पर, उनकी सैलरी पर मेरा भी तो अधिकार है, और ये तो वैसे भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। मायके से कुछ लाई होती ना तो पता चलता। एक तो खाली हाथ चली आई, और जब देखो तब मेरे बेटे की तनख्वाह उड़ाती रहती है। और फिर एक दिन, क्या बात है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कमज़ोर लग रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं वरुण, कुछ दिनों से बहुत वीकनेस फील होती है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाता हूँ। कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? वरुण शेफाली को अपने साथ लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकलता है। कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? बहुत जल्दी है घूमने की। अरे नहीं मम्मी, शेफाली की तबीयत ठीक नहीं लग रही, बस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम्हें बहू की तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। कितनी कमज़ोर हो गई है। जाओ जाओ, डॉक्टर को मिलकर आओ। हॉस्पिटल में, देखिए, आपकी वाइफ को सही केयर की बहुत ज़रूरत है। उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अगर इन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया और अपना ध्यान नहीं रखा तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मुझे क्या करना है? मैं बस अपनी पत्नी को ठीक देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो मैं कुछ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, लेकिन इनके साथ साथ ये आप ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ ड्राई फ्रूट, फल, सब्जियों को भी अच्छे से खाए। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना शेफाली, आज के बाद तुम ठीक से खाना खाओगी, अपना ख्याल रखोगी, ओके? घर लौटकर आने के बाद, अरे ये क्या बेटा, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, फल, ये सब किसके लिए लेकर आए हो? मम्मी, शेफाली के लिए लेकर आया हूँ।
डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है और उसे ये सब चीज़ें खाने की बहुत ज़रूरत है। हाँ बेटा, ये तुमने अच्छा किया। अब घर की बहू बीमार हो जाएगी तो सब कुछ कैसे ठीक रहेगा। अच्छा किया बेटा तुमने। वरुण के ऑफिस जाने के बाद अच्छा सा देख रही हूँ मैं, आजकल मेरे बेटे को बहुत ब्लैकमेल कर रही है ना, इमोशनल। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और ये सारी खाने पीने की चीजें फ्री में मिल गई क्या तुमको? नहीं मम्मी जी, फ्री में क्यों मिलेंगी, पैसे देकर खरीदी है इन्होंने। वही तो हम कह रहे हैं। अरे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स खाओगी, कितने महंगे आते हैं और कितने सारे पैसे लग गए होंगे हमारे बेटे के। लेकिन पापा जी ये सब जरूरी था, डॉक्टर ने वरुण को ये सब चीजें मेरे लिए लाने को कहा था। यह सारी चीजें उन बहुओं को खाने का अधिकार है जो अपने मायके से थोड़ा बहुत कुछ लेकर आती है। और सुन, अगर तुझे इतना ही ड्राई फ्रूट खाने का शौक है ना, तो अपने मायके में अपने पापा को फोन लगाओ और बोलो 4 लाख रुपए तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे। तब तक खबरदार जो इन चीजों को हाथ भी लगाया तो। लेकिन मम्मी, डॉक्टर ने बोला है कि मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है, अगर मैंने ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर बहू, घर का काम करना शुरू कर दे, पहले से दोगुना, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं तो बोल अपने पिताजी को तेरे लिए एक नौकर भिजवा दे। और रही बात इन ड्राई फ्रूट्स की, तो ये हम लोगों के काम आने वाले हैं। कुछ दिनों बाद सुबह के वक्त, शेफाली, तुम अपनी दवाइयाँ और खाना पीना वक्त पर ले रही हो ना? जी हाँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। और जो ड्राई फ्रूट मैंने तुम्हें ला कर दिए थे, खाए ना तुमने? अरे बेटा, तू तो ऐसे पूछताछ कर रहा है जैसे तेरी बीवी का सारा माल हमने खा लिया हो। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि शेफाली जल्दी से ठीक हो जाए। पिछले 1 महीने से दवाई ले रही है, लेकिन इसका चेहरा देखकर लगता नहीं इसकी वीकनेस ज़रा भी दूर हुई हो। थोड़ी देर बाद शेफाली चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे ये क्या हुआ? शेफाली उठो, शेफाली तुम ठीक तो हो? अरे क्या हो गया बेटा? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा, कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वरुण शेफाली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप ध्यान रखिएगा कि ये सही तरीके से अपना डाइट ले, लेकिन हालत देखकर लगता नहीं कि इन्होंने अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ प्रॉपरली ली थी। शेफाली, डॉक्टर यहाँ दवाइयों की नहीं तुम्हारी डाइट की बात कर रहे हैं। मैंने तो तुम्हें सारी चीजें टाइम टाइम पर ला कर दी थी। आप सही सही बताओ, तुमने खाई या नहीं? वरुण की बात सुनकर शेफाली फूट फूट कर रोने लगती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सारी सच्चाई वरुण को बता देती है। घर लौटकर आने के बाद, क्या हुआ वरुण बेटा, सब ठीक तो है ना? शेफाली की तबीयत, सब कुछ सही है ना बेटा? मम्मी, कैसी माँ है आप? आपने शेफाली को इतना परेशान किया, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी उसके साथ? यह तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? लगता है बहू ने तुम्हें अच्छी तरह से भड़का दिया है बेटा। पापा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। इस बात का एहसास तो मुझे काफी वक्त से था। आप लोगों का व्यवहार शेफाली के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कभी ठीक से कुछ पता ही नहीं चला। रहने दीजिए ना वरुण, आप मम्मी पापा से इस तरह बात मत करिए। देखा, पहले तो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ भड़काती है और अब भली बनने की कोशिश कर रही है। मम्मी, आप शेफाली को इतना उल्टा सीधा सुना रही हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आखिर ऐसी क्या कमी है आपकी बहू में, और आप उसे बात बात पर अपने मायके से दहेज लाने के लिए ताने मारती रहती हैं। ये सुनकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्यों मम्मी, क्यों? बहू, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अच्छी तरह से भड़का दिया है ना तुमने मेरे बेटे को। मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे किसी ने भड़काया नहीं है। बल्कि अच्छा हुआ कि मुझे सब कुछ पता चल गया, वरना पता नहीं शेफाली के साथ घर में और क्या क्या हो जाता। मैं उसके साथ और कुछ गलत होते नहीं देख सकता। तो क्या करेगा बेटा? नौकरी छोड़कर दिन रात अपनी बीवी की सेवा करेगा? घर में बैठ जाएगा क्या? नहीं पापा, नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी पत्नी को उसके हिस्से की खुशी जरूर दे सकता हूँ। अरे आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
अपने माँ बाप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? आप मेरे माँ बाप हैं। आप पर मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन मेरी पत्नी के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो क्या करना चाहते हो बेटा? अपने माँ बाप को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे? अब तुम अपनी बीवी की बातों में इस कदर आ गए हो कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। नहीं मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस घर से कभी बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि आप मेरे माँ बाप हैं। लेकिन शेफाली को शादी करके मैं इस घर में लाया हूँ, और उसके साथ अत्याचार हो ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं वरुण? मैंने भी गलती कर दी जो आपको सब कुछ बता दिया। मैं ही पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे लिए अलग से घर लूंगा और हम वहां रहेंगे, ताकि दिन रात तुम्हें वहां कोई ताने मारने वाला ना हो। इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाएगा बेटा, वो भी अपनी बीवी के लिए। शेफाली मेरी जिम्मेदारी है माँ। एक बार नजर उठाकर अपनी बहू के चेहरे की तरफ तो देख। उसकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन आपने उसके खाने पीने की चीजें उसे खाने नहीं दी, और इसकी वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। ठीक है बेटा, जो तुझे करना है वो कर। वही तो कर रहा हूं मैं। आपका भी ख्याल रखूंगा और अपनी पत्नी का भी। मैं अपनी पत्नी को बीमार, कमजोर और इस तरह लाचार नहीं देख सकता। विनय की शादी रुचि के साथ हो गई। विनय को रुचि उसके फिगर की वजह से पसंद आई थी। रुचि दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और एक जिम में ट्रेनर होने की वजह से उसकी बॉडी और फिगर ज्यादा ही शेप में था। फिटनेस ट्रेनर होने के कारण रुचि अपने शरीर का अच्छा खासा ख्याल रखती थी। खाने पीने से लेकर रोज एक्सरसाइज करने में वो एक बार भी कोई कमी नहीं करती। रुचि, जब भी मैं दूसरों की बीवियों को देखता हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है। मेरा मतलब, शादी के 3 साल बाद भी तुम कितनी फिट और स्मार्ट दिखती हो। वो क्या है ना विनय, मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है। अगर मेरी बॉडी फिट नहीं रहेगी तो मैं अपने लोगों को एक्सरसाइज कैसे सिखा पाऊंगी? और वैसे भी मुझे फिट रहने का बहुत शौक भी है। वो तो तुम्हारी 24 इंच की कमर को देखकर ही लगता है। शादी के बाद तो लड़कियों की कमर फैलकर कमरा हो जाती है, लेकिन तुम्हें देखकर सच में मेरा दिल खुश हो जाता है। इसी वजह से तो तुमने मुझे पसंद किया था, मेरी फिटनेस और मेरी सुंदरता देखकर। बिल्कुल ठीक कहती हो मेरी जान, तुम हमेशा ऐसे ही फिट रहो। कुछ दिनों के बाद, विनय बेटा, 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कुछ सोचा या नहीं? किस बारे में सोचना है माँ? क्या कहना चाहती हैं आप? अरे बेटा, बच्चे के बारे में। और किसके बारे में? तुम्हें और रुचि को अब अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मम्मी, मैंने तो कई बार रुचि से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने काम को लेकर इतना बिजी रहती है, इस बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती। लेकिन बेटा, ऐसे कब तक काम चलेगा? कभी ना कभी तो तुम दोनों को अपने बच्चे को जन्म देना ही होगा ना। मम्मी, मैंने एक बार रुचि से पूछा था, उसने कहा कि अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका फिगर खराब हो जाएगा और उसे अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा। शायद इसीलिए वो माँ बनने को तैयार नहीं है। अरे तुम तो कुछ भी बोलते हो। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं उससे बात करके देखूंगी, और देखना वो मेरी बात फटाफट मान जाएगी। अगले दिन, अरे रुचि बेटा, जरा इधर तो आओ, तुमसे कुछ बात करनी थी। मम्मी मैं अभी जिम जा रही हूँ, मेरे क्लाइंट वेट कर रहे होंगे, मुझे देर हो जाएगी। हम शाम को बात करें? अरे बहुत जरूरी बात है बेटा, पहले इधर आओ। अच्छा ठीक है, बताइए मम्मी जी क्या हुआ? अब बेटा, मैं कह रही थी कि तुम्हारी और विनय की शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब तुम्हें बच्चे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मम्मी जी आपकी बात तो सही है, लेकिन अगर मैंने बच्चा पैदा किया तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और दूसरी बात, मुझे अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटा, बच्चे तो सबको पैदा करने होते हैं। हाँ मम्मी जी, आपकी बात ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे जिम जाना है, बहुत देर हो रही है। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा, और मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। भगवान खुश रखे। रुचि जैसे ही जिम पहुंचती है, उसका मैनेजर उसे अपने पास बुलाता है। रुचि, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है सर, कैसी खुशखबरी? जानती हो,
एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को तुम्हारा फिटनेस सेशन बहुत पसंद आया है और वो अपनी फिटनेस के लिए तुम्हें हायर करना चाहती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को फिटनेस ट्रेनिंग दूंगी? ओह माय गॉड, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है रुचि, सोच लो। अरे सोचना क्या है, बिल्कुल करूंगी। आपको कोई डाउट है क्या? नहीं, डाउट तो नहीं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, कहीं इस बीच में तुम्हारा कोई बच्चा करने का प्लान हुआ तो? कैसी बात करते हैं सर? मैं अपना करियर छोड़कर इन सब लफड़ों में नहीं पड़ने वाली। आप उन सेलिब्रिटी को कह दीजिए कि मैं उनकी फिटनेस कोच बनने के लिए तैयार हूँ। विनय ऑफिस से घर पहुँचता है। अरे माँ, रुचि कहाँ है? बेटा वो अभी तक तो जिम से आई नहीं, लगता है आज कुछ ज्यादा काम होगा। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, वो अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। और आप कहती हैं कि वो बच्चा पैदा करेगी। अरे तुझे क्या पता बेटा, मैंने आज सुबह ही रुचि से बात कर ली है और जानते हो वो इस बात के लिए तैयार हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं? उसे तो अपने फिगर और अपनी पतली कमर की इतनी चिंता है और आपके कहने से वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो गई। भाई मेरे समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा है। एक बार में मेरी बात मान ली मेरी बहू ने। चलो मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर बाद रुचि घर लौट कर आती है। रुचि, माँ ने मुझे बताया कि तुम बेबी के लिए तैयार हो। विनय, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा वो डिसीजन अब बदल गया है। अरे लेकिन आज सुबह ही तो माँ ने तुमसे बात की थी। सही कह रहे हो विनय, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरा प्लान बदल चुका है। अरे लेकिन हुआ क्या? हाँ, जब मैं जिम पहुंची ना तो मुझे पता चला कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने मुझे अपने फिटनेस ट्रेनर की तरह हायर कर लिया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस टाइम पर मैं बच्चा पैदा करने की जिम्मेदारियों में लग गई तो ये मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन रुचि, मुझे भी लगता है यार, हमें अपने बच्चे को जन्म देना चाहिए। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखो विनय, एक ही बात ना मुझसे बार बार मत कहा करो। मुझे अभी अपना करियर बनाना है। बहुत बड़ा मौका मेरे सामने आया है और तुम चाहते हो कि मैं अब घर में बैठकर बच्चे पैदा करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर अगले दिन रुचि सेलिब्रिटी की फिटनेस ट्रेनर बनकर उनके यहाँ जाती है। वेलकम रुचि, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारे फिटनेस वीडियो देखे हैं, बहुत इम्प्रेस हूँ मैं तुमसे। थैंक यू मैम, आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखना, मैं कुछ ही दिन में आपको पूरी तरह से फिट कर दूंगी। हाँ, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तुम मुझे रोज़ अच्छे से ट्रेनिंग देना। देखो मेरी टमी कितनी हैवी हो गई है, कितना फैट आ गया यहाँ पर। मैं आपको कुछ अच्छे वर्कआउट बताती हूँ, आप वो कर लीजिए और कुछ ही दिनों में आपका स्टमक एकदम फ्लैट हो जाएगा। तुम्हारा फिगर देखकर मुझे तो जलन होने लगी है। कहने को तो मैं हीरोइन हूँ, लेकिन तुम्हारा बॉडी शेप किसी हीरोइन से भी ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, आप भी ऐसी ही हो जाएंगी। बस तुम्हें देखकर लगता है बहुत ख्याल रखती हो तुम अपना। हाँ बिल्कुल, ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अगर अपने आप को मेंटेन रखना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। कुछ दिनों के बाद, बहू अब तो मेरी बात सुन लो। मम्मी जी, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अभी मेरे करियर में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, मैं ये सब नहीं करने वाली। अरे विनय के चचेरे भाई की शादी हुई थी तुम्हारे साथ, उसका बेटा 2 साल का होने वाला है। जानती हूँ मम्मी जी, लेकिन विनय के चचेरे भाई की बीवी करती क्या है? हाउसवाइफ है। मेरी तरह कुछ काम तो नहीं करती ना। मुझे देखिए, अच्छे खासे पैसे कमा कर लाती हूँ। लेकिन बेटा, पैसे कमाने का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी फैमिली को आगे ही ना बढ़ाओ। मम्मी जी, मैंने बस आपसे एक बार कह दिया ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। जब सही वक्त आएगा तो सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों के बाद रुचि फिर से सेलिब्रिटी के पास जाती है। थैंक यू सो मच रुचि, तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से मेरा फिगर फिर से कितना परफेक्ट हो गया है। बिल्कुल मैम, लेकिन अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे तो आप फिल्मों में काम करती हैं, इतनी बड़ी हीरोइन हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाइट और एक्सरसाइज करके आप अपने आप को मेंटेन रख सकती हैं। वैसे रुचि, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी शादी को तो पूरे 3 साल हो चुके हैं। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में पढ़ती हो। वो क्या है ना मैम,
इतना अच्छा फिगर मेंटेन करने के लिए मैंने अभी तक बच्चा भी पैदा नहीं किया। मेरी फैमिली वाले तो बहुत पीछे पड़ते हैं मेरे, लेकिन भाई मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना। ये तुम क्या कह रही हो? अपना करियर और फिगर के लिए तुमने माँ बनने का फैसला नहीं लिया? मुझे देखो, अभी 1 साल पहले ही मेरी बेटी हुई थी। आपने और बच्चे को जन्म दिया? हाँ, इसीलिए तो मेरा फिगर थोड़ा सा खराब हो गया था और उसी को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हें हायर किया था। और देखो, मैं फिर से ठीक हो गई। मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। लेकिन रुचि, माँ बनना बहुत अच्छी बात होती है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी अब इस बारे में सोच लेना चाहिए। कुछ साल और बीत जाते हैं। रुचि और विनय की शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे। अरे आओ यार, कितने दिनों के बाद आए हो। रुचि, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, क्या करती हो सारा दिन? अब करना क्या है, ये देखो मेरे दोनों शैतान बच्चे, पूरा दिन इनके पीछे भागते हुए ना निकल जाता है। तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उसकी बात सुनकर रुचि उदास हो जाती है। वो हमने अभी तक बच्चों के बारे में कुछ सोचा नहीं। लेकिन क्यों? शादी को तो काफी साल हो चुके हैं। वो क्या है ना, रुचि को अपने फिगर और अपने करियर से बहुत प्यार है और वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। अपने दोस्त के घर से आने के बाद रुचि को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन उसके बाद भी कई महीने बीत जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी रुचि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और इस वजह से वो बुरी तरह डर जाती है। विनय और रुचि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, ठीक से चेकअप करके बताइए ना, मेरी पत्नी माँ तो बन सकती है ना? देखिए, मैंने उनका चेकअप कर लिया है। शादी को काफी साल हो चुके हैं और रुचि की उम्र भी काफी हो गई है। वैसे अच्छा तो यही होता कि पहले बच्चे के बारे में सोचते। डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? हम अब माँ बाप नहीं बन सकते? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले रुचि का कुछ ट्रीटमेंट करवाना होगा और इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद शायद रुचि माँ बन जाए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद रुचि को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और बहुत पछतावा भी। और यहाँ पर एक सवाल सबके दिल में पैदा होता है, एक औरत के लिए क्या जरूरी होता है? उसका करियर या उसकी फैमिली? या फिर एक औरत को अपने करियर के साथ अपने फैमिली पर भी ध्यान देना चाहिए? आप बताएंगे? महेश की आदत थी कि वो हर बात पर असंतुष्ट ही रहता। अरे क्या भगवान, कहाँ पैदा कर दिया? थोड़े अमीर घर में पैदा करना था ना। तभी महेश का नौकर बोल उठता है, मालिक, मुझे तो आपके जितना ही भगवान दे दे बस। अरे बेटा, ईश्वर की दी हर चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो तो हूँ माँ, लेकिन जो नहीं है उसके लिए तो भगवान को बोलूंगा ना। महेश हर बात पर ऊपर वाले को कोसता। हे भगवान, अभी बारिश होनी चाहिए थी। अगले रोज हे भगवान, इतनी सर्दी। फिर एक दिन क्या भगवान, आज इतनी जल्दी उठा दिया। महेश की ये सारी कहानी ऊपर बैठे शिव पार्वती जी देख रहे होते हैं। भगवान, वैसे ये भले ही आपको कोसे, लेकिन आपके होने का इसको पूरा विश्वास है। ये जानता है कि आज सुबह अगर ये जल्दी उठा तो उसे उठाने वाले आप ही हैं। हाँ पार्वती, बोल तो तुम सही रही हो, पर इसको देखकर मैं कंफ्यूज रहता हूं कि इसके लिए क्या करूं जो ये मुझे कुछ ना बोले। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण, माँ पार्वती और देवों के देव भगवान शिव को नारद का नमस्कार। कैसे आना हुआ नारद जी? मैंने भगवान शिव को थोड़ा परेशान देखा तो मिलने चला गया। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस धरती का महेश है जो यहाँ देवलोक के महेश को हमेशा कोसता रहता है। अरे भगवान, ये तो होता ही है। जब देने वाले आप हैं तो शिकायत तो आपसे ही होगी ना। नारायण नारायण। हाँ नारद मुनि, बोल तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हर बात पर हर वक्त शिकायत भी तो ठीक नहीं है ना।
मैं समझा नहीं माते। अच्छा, वो महेश दिख रहा है ना आपको? लीजिए, मैं उसे ये पैसों से भरा पैकेट देता हूँ। अरे वो तो खुश हो जाएगा, भाग के आपके मंदिर में प्रसाद चढ़ाएगा। चलिए देखते हैं कि ये क्या करता है। माँ, मैं कार से जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। अब ऊपर वाले ने कोई काम तो बनाया नहीं, दोस्तों से ही मन बहला लेता हूं। हाँ हाँ, जा बेटा। महेश कार के पास जाता है, जहां उसे कार के ऊपर एक पैकेट दिखाई देता है। ये क्या है? अरे, इसमें तो रुपयों की गड्डी है। वाह 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 वाह। वो पैसे गिनता है और निराश होकर बोलता है, ओह, सिर्फ 50,000 का छोटा सा पैकेट। क्या ऊपर वाले, जरा 1 करोड़ का बैग ही रखवा देता। अब इसमें क्या होगा? चलो कोई ना, काम चला लेता हूं। लेकिन भगवान, ये देख लिया मैंने कि आपके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अरे पिता परमेश्वर, ये तो अजीब आदमी है। संतोष नाम की चीज ही नहीं है इस आदमी में तो। लेकिन फिर भी मुझे इससे प्रेम है, क्योंकि ये विश्वास करता है कि इसके साथ जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। नारायण नारायण, देव आपकी महिमा आप ही जाने, लेकिन इस आदमी को आपकी भक्ति में लाना मुश्किल है। अरे नहीं नहीं, किसी भी मनुष्य को सुंदर और गुणवान पत्नी मिल जाए तो वो जीवन भर भगवान के गुणगान ही करता रहता है। ये अच्छा विचार है। अगले दिन महेश के घर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की का रिश्ता आता है। देख बेटा, ये पारो है, पूरे शहर की सबसे सुंदर लड़की। ये तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ तो ठीक है, कर लेते हैं। वैसे भगवान को कोई और मिली नहीं होगी मेरे लिए, सिर्फ सुंदर ही तो है। और है ही क्या, कौन सी बहुत बड़ी नामी गिरामी हीरोइन है। अरे भगवान चाहते तो कोई कटरीना या आलिया को भी तो मेरी जिंदगी में ला सकते थे। आखिर उन दोनों ने भी तो शादी नहीं की है ना। लेकिन ना जी ना, भगवान को तो सिर्फ शहर की सबसे सुंदर कन्या मिली मेरे लिए। अरे पूरे विश्व की सुंदर कन्या लाते तो मानता। खैर माँ, जो है करवा दो, कब तक भगवान भरोसे बैठेंगे। खैर, महेश की शादी पारो से हो जाती है। पारो की आस्था भगवान में बहुत होती है। वो हर बात पर ईश्वर की शुक्रगुजार होती है। वहीं स्वर्गलोक में शंकर भगवान कहते हैं, अरे पार्वती, आपने तो कहा था कि सुंदर कन्या से ब्याह होने के बाद महेश ईश्वर पर विश्वास करने लगेगा, लेकिन मामला कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ देव, पता नहीं कौन सी चीज इस व्यक्ति को ईश्वर या फिर खुद की जिंदगी के प्रति प्यार और विश्वास का कारण बनेगी। तभी वहां गणेश जी आ जाते हैं। माताजी, पिताजी, मुझे घुमाने ले चलिए ना। हाँ पार्वती, अगर महेश के पास एक बालक आ जाए तो उसे ईश्वर पर विश्वास जरूर हो जाएगा। हाँ देख लीजिए ईश्वर, मुझे तो विश्वास अब कम ही है। फिर क्या था, साल बीतते ही महेश और पारो के एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म होता है। अरे वाह महेश, तू तो सच में किस्मत वाला है। अरे क्या कहना, जितनी सुंदर पत्नी उससे भी सुंदर तेरा बालक। जा महेश, बाजार से प्रसाद लेकर भगवान के चरणों में रख दे। बच्चा तो प्यारा है माँ, लेकिन फायदा क्या, एक बालक। अरे वो है ना मेरे मित्र वर्मा, उसके घर तो 2 बच्चे आए, एक लड़का एक लड़की। एक ही बार में काम हो गया, बार बार क्या झंझट। सोचा तो मैंने भी यही था कि बेटा और बेटी दोनों हो जाए, लेकिन कहाँ माँ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसा हो। माँ को गुस्सा आ जाता है। भगवान, अगर तू कहीं है और मुझे सुन रहा है तो इस लड़के को सबक जरूर सिखाना। अरे जो आदमी अपने बच्चे का मुंह देखकर भी संतोष नहीं रखता, ऐसे आदमी को तो सबक सिखाना ही चाहिए। अरे बस कर माँ, वो सबक ही तो सिखा रहा है, वरना क्या नहीं होता है लोगों के पास, मेरे पास है ही क्या। अब तो माता पार्वती और भगवान शंकर को भी गुस्सा आ जाता है।
हाँ, महेश की मौत सच कह रही है। जो व्यक्ति अपने बच्चे को देखकर भी खुशी जाहिर नहीं कर रहा है, उससे एक बार सब छीन लेना चाहिए। लेकिन भगवान, हम इतने क्रूर नहीं हैं। हाँ पार्वती, हम क्रूर नहीं हैं, लेकिन इस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि वो ईश्वर का शुक्राना करे, लेकिन वो इस सुंदर जीवन की प्रशंसा करे, आसपास के लोगों को प्रफुल्लित करे, धरती को जीवंत बनाए। पर नहीं, हर वक्त नाशुक्री, हर वक्त लानत। ये इंसान ही तो है ना। बस फिर क्या था, एक दिन सुन रहे हैं, हमारा मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। एक ही बस लड़का दिया, उसे भी गायब कर दिया। चलो मैं ढूंढ कर लाता हूं। महेश घर से बाहर बच्चे को देखने जाता है, लेकिन उसे बच्चा कहीं नहीं दिखता। वो घर वापस आता है। पारो, अरे पारो कहाँ हो? मुन्ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ छोड़ा था तुमने मेरे मुन्ने को? अरे वो पारो तो तेरे साथ ही गई थी ना। अरे नहीं तो, मेरे साथ कहाँ? मैं तो अकेला गया था। अरे वो रो रही थी और तेरे पीछे गई थी कि मुन्ना नहीं मिला तो मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या ईश्वर, क्या माया है तेरी। जो थोड़ा बहुत दिया था वो भी छीन लिया। कुछ महीने हो जाते हैं। अब ना तो महेश की पत्नी वापस आती है और ना ही उसका बच्चा। कमाई भी उसे बहुत मेहनत के बाद ही मिलती है। एक दिन माँ कहती है, अरे बेटा, ये पास के गांव की एक लड़की है। पहले तेरी शादी इसी से होने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहां से पारो का रिश्ता अचानक से आ गया और इस लड़की की भी अभी तक शादी नहीं हुई है। हो सकता है भगवान ने इसे तेरे लिए ही बनाया होगा। अगले महीने मैंने तेरी शादी इससे तय कर दी है। महेश उस लड़की को देखकर सुंदर पारो को याद करता है। जैसा तुम कहो माँ, लेकिन भगवान ने मुझे पारो जैसी सुंदर गुणी लड़की दी थी। काश वो होती। माँ, मुझे मुन्ने की बहुत याद आती है। उन लोगों जैसा कोई नहीं हो सकता। महेश भागकर शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने बैठ जाता है। हे भगवान, मेरा नाम भी तो आपके नाम से है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी महिमा को कम आंका। मुझे माफ कर दे ईश्वर। ये बोलकर महेश रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सर ऊपर करता है, उसके सामने पारो खड़ी होती है, जिसके हाथ में मुन्ना होता है। क्या हो गया जी? आज सूरज कहाँ से निकला है? आप भगवान का शुक्रगुजार कर रहे हैं। पारो को सामने देखकर महेश मुस्कुराकर उसे और बच्चे को गले लगा लेता है। मैं समझ गया पारो, तुमको और मुन्ने को मेरी जिंदगी में ईश्वर ने ही लाया है। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ये सपना था शायद कि तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं हो। मैं समझ गया, आदमी खोकर ही पाने की कीमत को जानता है।